विद्यार्थियों, आप देख रहे हो 11th क्लास का भूगोल का फरवरी मास का जो आपका असाइनमेंट निकला हुआ है, इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सारे मॉडल पेपर्स को सॉल्व किया गया है, उनको आप देख सकते हैं। जो पहले जारी किए गए थे और जो अभी जारी किए जाएंगे उनको भी सॉल्व कराएंगे। और जो आपके मासिक असाइनमेंट जितने भी हैं, आप नीचे रिबन पे आप हमारा नंबर देख पा रहे होंगे। तो इस नंबर पर अपना मासिक असाइनमेंट भेज सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। यामोत्तर पूछा है इसमें। तो जो मानक यामोत्तर है वो हमारा है भारत का 82 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, तो आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां। ठीक है, 7वें नंबर पे भारत आता है। इससे पहले 6 देश हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि की बात कर रहा है, तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व वहाँ क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलते हैं नीचे देखते हैं। उसका आंसर हो जाएगा हमारा थेसिस सागर। ठीक है, थेसिस सागर जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पहाड़ी की बात हो रही है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेटा। ठीक है, कौन सा नाम है उसका, दोदा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है हमारी कंचनजंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो ये जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और कभी कभी पूछ लेता है कि पाक जल संधि किस देश, भारत की पाक जल संधि किस देश से हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है। आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है ये। तो आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग जो है वो कहलाता है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके अब लिखित क्वेश्चन है, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत से बड़े 6 देशों के नाम बताइए। अभी अभी मैंने बताया आपको क्वेश्चन में कि भारत जो 7वें नंबर पे आता है, तो 6 देश कौन से हैं जो इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले रूस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश जो हैं भारत से ऊपर हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा भारत की लंबी तट रेखा के किन्हीं 2 लाभ को आपको लिखना है। तो सबसे पहला लाभ जो हम बता सकते हैं, भारत की संपूर्ण तटीय तट रेखा जो है द्वीप समूहों सहित 7,516.6 किलोमीटर है। और देश की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में लंबी तट रेखा समुद्री यातायात और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायक है। पहला लाभ जो है ये हो गया। दूसरा जो है, लंबी तट रेखा जहां एक ओर रास्ता जल यातायात प्रदान करती है, वहीं यह समुद्री संसाधन प्रदान करने और स्थानीय जलवायु की दृष्टि से भी लाभप्रद है। तो ये दूसरा भी लाभ हो गया। तो 2 लाभ हमने यहाँ पे देख लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो खादर भूमि से आप क्या तात्पर्य है और बांगर भूमि से क्या समझते हैं, ये दोनों बताने हैं। तो उत्तरी मैदान क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। उसका अथवा पाठ है बांगर भूमि का। तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के भाग वाले मैदान
ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता? तो भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, इन मुहाने तो हैं, लेकिन अगर पानी तेज होगा तो दो मुहाने होंगे, तो उसमें से जो मुहाने से वो जा रहा है उसी मुहाने से ज़्यादा निकलेगा। तो ऐसा होता है कि वो कई भागों में ना बह करके एक सीधे बह करके निकल जाती है, बहुत तेज होती है। अर्थात ये नदियाँ डेल्टा ना बना करके क्या बनाती है, ज्वार ना मुख बनाती हैं, और इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर जो है कोई डेल्टा नहीं है। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया इस क्वेश्चन का। अगला जो है, भाबर तथा तराई क्षेत्र में क्या अंतर है? तो भाबर का बता देते हैं पहले। तो भाबर में देखिए 3-4 जो है हमने अंतर डिस्क्रिप्शंस लिख रखे हैं, और तराई में जो है 4 डिस्क्रिप्शंस लिख रखे हैं। ये सारे के सारे यही अंतर है। आप देखिए उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रवेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ये भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है, और इसका चौथाई सामान्यतः जो है 8 से जो चौथाई नहीं सॉरी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो है सामान्य 8 से 10 किलोमीटर है। और तीसरा है इसका जो हम बता सकते हैं, इस भूभाग में छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे प्रवाह से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं, और ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके आ गए। अब इसी तरह से हमने तराई के बताए हैं, तो इसके बीच यह क्षेत्र भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है, जहाँ बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना हुआ है ये, और इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। और भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती हैं, वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं, और वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है, और इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है। और मतलब ढाल रहेगा तो देखते हो आप, पानी डालते हो ऊपर से तो कैसे नीचे जाता है, वो तो बहता हुआ जाता है ना। उसके बाद में आप इसमें लिख सकते हो, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल एवं खेती गेहूं हेतु उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया इसका अंतर। अब यहाँ पे उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम बताने हैं। तो उपमहाद्वीप क्या है, जब कोई स्थान किसी महाद्वीप का होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जो है भौगोलिक रूप से उसको अलग और छोटा, मतलब उससे अलग और छोटा होता है, यानी कि उस महाद्वीप का उपमहाद्वीप, मतलब उसके छोटे छोटे हिस्से, तो उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश आते हैं, जिसमें आपका इंडिया तो है ही, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपका 17 नंबर, भारत की सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो देखिए, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। और भारत में देशांतरी विस्तार 30 डिग्री पूर्व है, अर्थात अक्षांश और देशांत का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। और सूरज की किरणें जो है एक देशांतर को पार करने में, 4 मिनट का समय लगाती हैं। अर्थात अगर 30 देशांतर को वो पार करेंगी तो 4 गुणा 30 लगभग 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन में यही चीज़ यहाँ पे भूली गई है, इसी को हमने समझाया है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए उत्तरांचल प्रदेश में सूर्य पहले दिखता है, जबकि गुजरात में सूर्य जो है 2 घंटे बाद दिखता है। समझ में आ गया? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की खड़ी घड़ी जो है एक ही समय दर्शाती है, क्योंकि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जिसको 82.5 भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला जो है 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए भारत की स्थलीय सीमा रेखा किन किन देशों के साथ लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसके बाद जो है 19वां क्वेश्चन, भारत के भू आकृति
खंडों को जो है मानचित्र में दर्शाना है, तो सबसे सिंपल मानचित्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह बनाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये बहुत कंजस्टेड है, इसमें क्या है देखिए, इसमें आपको जो इस दक्षिण पठार के अंदर और जो इसके छोटे टुकड़े हैं उनको ही बताया गया है, ठीक है। और इसी तरह से उत्तर का विशाल मैदान जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इसमें ग्रीन कलर का ये उत्तर का मैदान तो है, यहाँ पे लिखा गया उत्तर पूर्व का रेज या मैदान, ठीक है। तो उत्तर का मैदान जो है, और ये लाल वाला ना, ये लाल वाला नेपाल है, ठीक है। ये मत समझना कुछ है, ये लाल वाला क्या है, मैं नेपाल है, यहाँ से देखो इस हिस्से से गायब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल है, ये इस तरह का रियल मानचित्र अपना भारत का ये है, ठीक है। यहाँ पे और इसमें भी थोड़ा सा, यहाँ पर तो पीओके का लड़ाई चल रही है, नहीं तो ये और कटा हुआ है थोड़ा सा। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इतना जो इधर दिखाई दे रहा है आपको गुलाबी कलर का, पिंक कलर का शायद, तो और यहाँ पर जो है ब्लू, लाइट ब्लू है, ये आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो बाहरी वाला हिस्सा है, बाहरी वाला, इसको तटीय मैदान कहा जाता है। बीच वाला जो है आपका दक्षिण का पठार हो जाएगा। इधर ये आपका थार मरुस्थल जो है एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पश्चिमी मैदान भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है पश्चिमी मैदान, ठीक है। इसको पश्चिमी मैदान भी बोल सकते हैं, इस साइड भी मैदान पश्चिमी मैदान आ सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, थार का मरुस्थल। आपको जो अच्छा लगता है वो याद कीजिए, मैं तो कहूँगा आप ये याद कीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर नीचे जो है ये हिस्सा द्वीप समूह है। तो ये आपका जो है इस तरह से भू आकृतिक खंडों के मानचित्र की सहायता से हम बता सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा क्लोजली देखना, तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन जो कलर है मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रीन से उत्तर पूर्वी रेंज या उत्तरी मैदान जो है इसको बोल सकते हैं, ये भी आपका। फिर नीले कलर का जो है ये पूर्वी डेकेन है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो हल्का सा ये है, ये बीच वाला, ये केंद्रीय भूमि है, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया, तो ज़रूरत नहीं है इसको देखने की आपको, बस मैंने वैसे ही आपको केवल बताने के लिए दिखाया है। तो ये आपका जो है ये आंसर वाला बना लोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका 20वां प्रश्न, प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं, भारत के प्रायद्वीप पठार की किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखना है। अथवा में है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। 20वें क्वेश्चन के दोनों आंसर देखते हैं। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि एक तरफ उसके भूमि होती है, और वो भूमि कितनी भी बड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा हो। तो प्रायद्वीप भी बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं बता देते हैं। देखिए, प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, एक विशेषता ये हो गई इसकी। दूसरा जो है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था, तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आंसर हम बता सकते हैं, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां, इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अंतर लिख सकते हैं। तीन अंतर मैंने आपको बता दिया, चौथा अंतर भी है इसमें। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरी तरफ विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल और सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ बहती हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं इस प्रायद्वीप पठार की। आप केवल तीन लिखना चाहें तो तीन या चार, जो अच्छा आपको लगता है वो लिख लें, क्योंकि इसमें तीन पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसका अथवा पाठ है हिंद महासागर वाला, तो इसको देखते हैं क्यों ये जो है केंद्रीय स्थिति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीप पठार हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर का विस्तृत है, यानी कि इतना इसका एरिया है हिंद महासागर, 1600 किलोमीटर। यानी कि आप झारखंड से गुजरात जाएंगे, लगभग लगभग गुजरात या दिल्ली पहुंचेंगे तो ये 1600 किलोमीटर भी के आसपास होगा, ठीक है। 1600 किलोमीटर आप सोच लीजिए, इतना बड़ा जो है ये हिंद महासागर है। और पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में पश्चिम बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण मध्य एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति पश्चिम में जो है स्थित यूरोप के विकसित राष्ट्रों से संबंधित या संबंध स्थापित करने में सहायक है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व अमेरिका आदि
देशों के व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हिंद महासागर वास्तव में भारत के लिए एक वरदान है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बताना है क्यों महत्वपूर्ण है। ये हिंद महासागर जो है ये भारत के शीर्ष पर क्यों महत्वपूर्ण है केंद्रीय स्थिति में। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें इन सब जगहों से जोड़ता है, और उसका नाम भी इसी हमारे जो है हिंदुस्तान के हिंद महासागर पे पड़ा, और ये सबसे बड़ा हिस्सा जो है हिंद हिंद महासागर का वो भारत के ही एरिया में पड़ता है। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप देख करके संतुष्ट होंगे। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके जितने मॉडल पेपर्स डाले जाएंगे या पेपर्स अभी जो असाइनमेंट सॉल्व करवाए जाएंगे सारे के सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा नंबर है आप देख रहे हैं इसी रिबन पे, आप अपने दूसरे सब्जेक्ट को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।